हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल या फिर भौगोलिक भूगोल बोल सकते हैं। उसकी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें 2 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरे चैप्टर से की शुरुआत करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर क्या है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, यानी जो महासागर और महाद्वीप हैं उनके वितरण के बारे में, यानी पृथ्वी पर किस किस जगह पर विद्यमान है, किस जगह पर वो विद्यमान है तो वो क्यों है, मतलब क्या क्या परिस्थितियां हैं, पहले क्या परिस्थिति थी, अब क्या परिस्थितियां हैं और आने वाले समय में क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, उनको बताने वाली थ्योरियां, यानी शुरुआत में जो महाद्वीप है, महासागर हैं, वो किस आकार में थे, किस जगह थे, तो ये अलग अलग थ्योरियां हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों महासागर और महाद्वीपों का। ठीक है, तो महासागर और महाद्वीपों का जब वितरण की बात आती है तो सबसे पहले मतलब कुछ साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी के अंदर, जिन्होंने ये बताया था कि जो सारे महासागर हैं वो पहले एक थे और सारे महाद्वीप हैं वो एक जगह थे। यानी कैसे कि जो सारे महाद्वीप थे ना, होल कॉन्टिनेंट यानी सभी महाद्वीप क्या है, सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक, सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जो ऑल ओशन आर यानी सभी महासागर हैं वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब तो अलग अलग हमने बता दिया कि ये अलग अलग महासागर हैं, प्रशांत महासागर है, या अटलांटिक ओशन है यानी अटलांटिक महासागर है। तो पहले क्या था, क्या माना जाता है कि सभी महाद्वीप और सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके बारे में सबसे पहली थ्योरी दी थी दोस्तों, वो दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले ये एक थ्योरी के रूप में ये बताया था कि जो सभी महाद्वीप हैं वो पहले एक भूखंड यानी एक स्थल मंडल का हिस्सा थे। ठीक, एक भूखंड का हिस्सा था जो समय के साथ साथ अलग होते गए। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या बताया कि जो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक, और ये जो इसके अंदर एक पार्ट, ये पार्ट क्या है दोस्तों, ये पार्ट है उस टाइम के महाद्वीप। आज कितने महाद्वीप हैं? 7। तो उस टाइम क्या था कि एक पार्ट था, ये सभी जुड़कर एक पार्ट था। ठीक है, और इसको बोला जाता था दोस्तों पेंजिया। क्या बोला जाता था? पेंजिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोला जाता था पेंजिया, यानी एक हिस्सा होता था, जो भी कॉन्टिनेंट है वो एक होते थे, समय के साथ साथ वो टूटकर एक दूसरे से अलग होते गए और इनके चारों ओर क्या होता था दोस्तों? पानी होता था, ऑल वाटर। पेंजिया का क्या मतलब होता है दोस्तों? पेंजिया का मतलब होता है ऑल अर्थ। पेंजिया का मतलब होता है ऑल अर्थ यानी संपूर्ण पृथ्वी। यानी जो महाद्वीप का भाग है, जो भी महाद्वीप हैं वो पुराने समय में क्या थे? एक भूखंड का हिस्सा। ठीक है, और इनके चारों ओर क्या था दोस्तों? पानी था, यानी ऑल वाटर। और इस हिस्से को क्या बोला जाता था दोस्तों? इस हिस्से को बोला जाता था पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑल वाटर, यानी पानी ही पानी, जल ही जल बोल सकते हैं। और पेंजिया का मतलब संपूर्ण पृथ्वी, यानी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी की जो महाद्वीप थे वो पहले क्या थे? एक भूखंड का हिस्सा थे, उनके चारों ओर पानी था
पानी को बोलते थे पैंथालासा, और इस संपूर्ण भूखंड को क्या बोलते थे दोस्तों? पैंजिया। आगे बात समझ ली। अब 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ? 20 करोड़ साल पहले ये जो पैंजिया है ये दो भागों में टूट गया। ठीक है, दो भागों में टूट गया। एक को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं दोस्तों? यूरेशिया। एक को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, दूसरे को यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद समय के साथ साथ इसमें और ज्यादा इसके टुकड़े होते गए, और आज कितने हैं वर्तमान में? 7 मात्र। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी दोस्तों? सबसे पहले बोली थी अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी का नाम था वो था कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? हिंदी में बोलेंगे इसको महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत। आगे बात समझिए, उन्होंने क्या बोला था कि पहले एक हिस्सा था, जो भी महाद्वीप थे वे सारे मिलकर एक थे, और एक उसका नाम क्या था? पैंजिया, और जो बाहर से जो वाटर बॉडी थी उसको क्या बोलते थे? पैंथालस। ठीक है, अब बात आती है जी उनके स्पोर्ट में क्या क्या एविडेंस है, यानी क्या क्या सबूत हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस थ्योरी के समर्थन में बातें करें। ठीक, यानी इस थ्योरी का समर्थन करने वाले क्या क्या सबूत हैं। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो ये बताए हाँ भाई ये थ्योरी ठीक है या गलत है। तो बात आती है जी पहला क्या है एविडेंस, क्या माना जाता है जी? सिमेट्री इन कॉन्टिनेंट, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे महाद्वीपों में, द्वीपों में समानता या साम्यता। अब इसका क्या मतलब? जो भी महाद्वीप है ना उनके अंदर कुछ समानताएं हैं, जिसके आधार पर ये बोल सकते हैं कि ये जो आज के समय में जो 7 महाद्वीप है वो पहले एक ही महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो वो साम्यता कैसे? देखो जैसे ये हिस्सा है, ये हो गया साउथ अमेरिका दोस्तों। ठीक है, साउथ अमेरिका। अब इसमें आप देखेंगे ना तो ये क्या हो गया? अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा इंडिया का पार्ट था, ये क्या है? अंटार्कटिका, और इसके साथ था ऑस्ट्रेलिया। यानी जब इनको पास पास लाते हैं ना, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ठीक है, और ये है जी अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्या देखा गया दोस्तों कि जब सारे महाद्वीपों को एक साथ मतलब जोड़ के देखा गया, मैप में आप देखेंगे तो उनको जोड़ के देखेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा? वो एक हिस्सा दिखाई देगा, यानी ये जो बाउंड्री है ये लगभग एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आगे बात समझिए, यानी इसका जो महासागरीय तट है सभी महाद्वीपों का वो एक दूसरे से ऐसे इस प्रकार मिलेगा कि वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये पुराने समय में एक दूसरे से मिले हुए थे। ठीक है, और ये है
बटलर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1964 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हेल्प से, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हेल्प से एक मैप बनाया था। उस मैप में भी उन्होंने ये दिखाया था कि जो महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से इतने मैच करते हैं कि ये मानना जा सकता है कि पहले के टाइम में वो एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है बात। पहला एविडेंस तो ये है। अब बात आती है दूसरा दोस्तों कि दूसरा एविडेंस क्या है। दूसरा एविडेंस है 5-6 एविडेंस है इसके, सारे एक एक करके पढ़ेंगे। 2 थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर। पहली है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत, और कन्वेक्शन करंट थ्योरी यानी संवहन प्रवाह सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा एविडेंस क्या आता है? दूसरा एविडेंस में आता है रॉक ऑफ सेम एज क्रॉस सेम एज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अब ये क्या है? समान, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, समान आयु की चट्टान, यानी महाद्वीपों के पार समान आयु की चट्टान, ठीक है। तो जियोग्राफिकल एज है दोस्तों, सेम एज का ये मतलब नहीं है कि जैसे 30 साल 20 साल ऐसे भी, क्योंकि ज्योग्राफी में भी अलग अलग टाइमलाइन होती है। ज्योग्राफी की अलग अलग एज होती है, जुरासिक एज हो गया, पेलियोलिथिक पीरियड हो गया, अलग अलग पीरियड होते हैं। जुरासिक एज है और कई तरह के वो होते हैं। ज्योग्राफी का जो टाइमलाइन है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर आपको फिर से समझा दूंगा। ये सॉरी, ये टॉपिक क्या नहीं है तो इसका मैं करवा दूंगा ये टॉपिक मैं आपको, ठीक है। कि जो जियोग्राफी है उसके अंदर एज, किस टाइम को क्या क्या एज बोला जाता है, तो वो सारी बातें हम एक बार दूसरी वीडियो में या दूसरे मतलब एक छोटी ही वीडियो बनेगी उसकी, वो अलग से मैं बनाता हूँ। तो रॉक ऑफ सेम एज का मतलब क्या है दोस्तों? क्या देखा गया कि जो ब्राजील है, ब्राजील किसका हिस्सा है दोस्तों? ब्राजील हिस्सा है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। आगे बात सुनिए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर जो चट्टानें पाई गई हैं उनकी एज यानी ज्योग्राफिकल एज है वो बराबर है, यानी समान है, यानी एक ही पीरियड की वो चट्टानें हैं, यानी एक ही समय की वो चट्टानें हैं। इस समय की दोस्तों जुरासिक एज, जुरासिक एज की चट्टानें यानी एक ही समय की चट्टानें पाई गई हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है कि रेडियोमीट्रिक डेटिंग। रेडियोमीट्रिक डेटिंग क्या होती है दोस्तों? रेडियोमीट्रिक डेटिंग से किसी भी चीज की आयु पता कर सकते हैं, ठीक है। रेडियोमीट्रिक डेटिंग से क्या करते हैं? चट्टानों की आयु पता कर सकते हैं कि ये चट्टान कितने साल पुरानी है। आगे बात समझिए, तो दोनों जगह की चट्टानों को जब अध्ययन किया गया तो क्या पाया गया कि दोनों जगह की जो चट्टानें हैं वो एक ही समय की। तो क्या माना जाता है कि जो पहले का टाइम था उस टाइम जो दोनों महाद्वीप थे वो एक थे, ठीक है, और समय के साथ ये अलग हो गए। तो दोनों जगह की चट्टानों का अध्ययन करने पर क्या पाया जाता है? ये एक ही समय की चट्टानें, ठीक है। अब तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट आता है टिलाइट्स। अभी टिलाइट्स क्या होते हैं? टिलाइट्स हिंदी में भी टिलाइट ही बोलते हैं इसको, टिलाइट। अभी टिलाइट क्या है दोस्तों? टिलाइट हिंदी में होता है एक प्रकार की अवसादी चट्टानें होती है,
अवसादी चट्टानें, तो चट्टानें पढ़ेंगे तब बता देंगे कि अवसादी चट्टानें क्या होती है। एक बार मैं फिर से वैसे ही बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत कि अवसादी चट्टानें वे होती हैं, यानी जैसे पानी के साथ कोई कण बह के आ गए, हवा के साथ कोई कण बह के आ गए, ठीक है, तो वो जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी परतें बन जाती हैं, उनसे जो चट्टानें बनती हैं उनको बोलते हैं अवसादी चट्टानें, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अवसादी चट्टानें वो चट्टानें होती है दोस्तों जो पानी, हवा या किसी अन्य एजेंट के साथ, ठीक है, उसके साथ बहकर किसी या उड़कर किसी स्थान पर पहुंचती हैं, तो उस स्थान पर इकट्ठा होकर वहां पे चट्टानों का रूप धारण कर लेती हैं, तो उन चट्टानों को बोला जाता है अवसादी चट्टानें या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जब टिलाइट्स हैं तो सेडिमेंट क्या देखा गया, जो गोंडवाना लैंड की जो टिलाइट्स हैं, यानी दो हिस्से बने थे शुरुआत में 20 करोड़ साल पहले, एक था गोंडवाना लैंड, एक था यूरेशिया। तो अब क्या देखा गया कि जो गोंडवाना लैंड है, ठीक, तो गोंडवाना लैंड के जो हिस्से थे वो उससे जो अलग हिस्सा था, ठीक है, यूरेशिया, यूरेशिया का जो हिस्सा था, अब इंडिया किसका हिस्सा था, पहले गोंडवाना लैंड का, बाद में सरक के ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, तो इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो उसके साथ वाले जो पार्ट है कौन कौन से, नीचे कौन से हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में आप मैप देखोगे ना तो आपको कौन कौन से हिस्से मिलेंगे। अब इंडिया तो क्या है, इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से ऊपर है। पहले क्या था दोस्तों, समय के पहले नीचे था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, बाद में ऊपर आ गया। इंडिया पहले नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो उस टाइम उसके साथ कौन कौन से थे दोस्तों, उसके साथ साथ था मेडागास्कर, फाल्कलैंड आइसलैंड, ठीक है, फाल्कलैंड आइसलैंड एक जगह का नाम था, फाल्कलैंड आइसलैंड, ठीक है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, अभी दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत में जो टिलाइट्स पाई जाती हैं, यानी अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, एक तो अवसादी चट्टानें, दूसरा क्या है, जो अर्ली यानी शुरुआती जो सेडिमेंट थे, ठीक है, शुरुआती ओशनिक सेडिमेंट, यानी जब शुरुआत के अंदर ओशन के अंदर जो सेडिमेंट पाए जाते थे, शुरुआती जो सेडिमेंट थे ओशन के अंदर, वो भी दोनों जगह क्या है दोस्तों, समान है। भारत में जैसी टिलाइट चट्टानें या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, वैसी अवसादी चट्टानें इन 6 जगहों पर भी पाई जाती है। हाँ, गोंडवाना लैंड, ये मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फाल्कलैंड आइसलैंड, ठीक है, और अफ्रीका, अंटार्कटिका, तो इन 6 जगहों पर भी अवसादी चट्टानें, जैसी चट्टानें भारत के अंदर हैं वैसी ही चट्टानें कहाँ पे हैं, इन 6 जगहों पर। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इस प्रकार हो सकता है कि हो सकता है कि भारत भी बहुत सालों पहले, मतलब आप बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर पहले इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ये बात इससे प्रूव होती है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो गोंडवाना लैंड जिसकी भी कोई चीज थी, यानी 2 हिस्से थे, गोंडवाना लैंड और यूरेशिया। आगे बात सुनिए, तीसरा एविडेंस क्या आता है दोस्तों, ग्लेशियर डिपॉजिट्स, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं, तीसरा क्या आता है दोस्तों, ग्लेशियर डिपॉजिट्स। अभी ग्लेशियर डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों, ग्लेशियर डिपॉजिट, ग्लेशियर डिपॉजिट बोलो या फिर ग्लेशियर निक्षेप बोलो, ग्लेशियर निक्षेप। ग्लेशियर का क्या मतलब होता है दोस्तों, ग्लेशियर वो कुछ मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो अर्थ यानी विंड हो गया, वाटर हो गया, या फिर या आइस बोल सकते हैं, तो इसके साथ एक जगह आके, मतलब एक इसके साथ बहकर आके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। कंसंट्रेट का मतलब होता है दोस्तों एक जगह इकट्ठा होना। और इनका क्या होता है दोस्तों,
इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इनका आर्थिक मूल्य होता है कुछ, यानी वो आप बोल सकते हैं मेटल हो गया, सोना, मेटल के अंदर आ गया सोना, आ गया लोहा, आ गया निकल, आ गया कॉपर, आ गया, या फिर आप प्रीशियस मेटल, सॉरी प्रीशियस स्टोन ले लीजिए, यानी बहुमूल्य जो पत्थर है, जिसमें हीरा आ गया, मोती बोलते हैं, हीरे मोती, तो ऐसी चीजें हैं, वो एक जगह आके जब इकट्ठी हो जाती हैं और इनकी कोई आर्थिक वैल्यू होती है, यानी आर्थिक मूल्य होता है उनका कुछ, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेसर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको बोलते हैं प्लेसर। तो क्या है कि जो घाना है, घाना क्या है, कहाँ है दोस्तों, घाना है अफ्रीका का एक देश, घाना। वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर पाया जाता है सोने की खदान, सोने के जो प्लेसर डिपॉजिट है वो पाए जाते हैं कहाँ पे, घाना के। ठीक, तो घाना के अंदर जो प्लेसर डिपॉजिट पाए जाते हैं उनकी जो सोर्स रोक, अब ये सोर्स रोक क्या होता है, सोर्स रोक वो होता है जहां से बहकर ये चीजें किसी जगह पर पहुंचती हैं। ठीक है, यानी इस सोर्स रोक में से, इस स्रोत चट्टानी, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, स्रोत चट्टानी, यानी इन स्रोत चट्टानों से वो सोने के जो पार्टिकल हैं वो बहकर कहां पहुंचे, घाना के अंदर। तो ये सोर्स रोक है, इस घाना के जो गोल्ड डिपॉजिट है, यानी सोने के जो निक्षेप हैं, उनकी सोर्स रोक कहां पर पाई गई दोस्तों, उनके जैसी, या फिर उनकी ही बोले तो, क्योंकि पक्का हम कुछ नहीं कह सकते, ये सारी चीजें अनुमानों पर आधारित है। थ्योरी मतलब क्या होता है कि अनुमान पे आधारित है, हो सकता है कोई और भी सोर्स हो, लेकिन घाना की जो सोर्स रोक मानी जाती है वो कहाँ मानी जाती है दोस्तों, ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर इसकी सोर्स रोक मानी जाती है। अब ब्राजील कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के अंदर, घाना कहाँ है, अफ्रीका, यानी इन दोनों के बीच की दूरी अब तो बहुत ज्यादा है, क्यों, समुंदर है, तो समुंदर के अंदर से तो बह के आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दूरी बहुत है, और समुद्र के अंदर समुद्री धाराएं हैं वो अलग अलग दिशा में बहती है। ठीक है, महाद्वीप के ऊपर तो पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे तो भी कहाँ पे पाएंगे, महाद्वीप के तट पे पाएंगे वो, लेकिन घाना तट पे नहीं, घाना की जो खदानें हैं तट पे नहीं। तो क्या है दोस्तों, ब्राजील और घाना जब एक साथ होंगे, ठीक है, सॉरी, ब्राजील और अफ्रीका है, जब वो महाद्वीप, दोनों महाद्वीप एक दूसरे के साथ होंगे, यानी साउथ अमेरिका और अफ्रीका, तो उस टाइम ऐसा संभव हो सकता है कि ब्राजील से जो गोल्ड के डिपॉजिट है, गोल्ड डिपॉजिट है वो कहाँ पे बह के आ गया होगा, घाना के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब पांचवी बात है, पांचवी बात क्या है दोस्तों, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है कि जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म क्या होता है दोस्तों, जीवाश्म होता है जैसे जीव जंतु, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉसिल्स। जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं तो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो शेष बचता है, ठीक है, शेष बचता है, तो उसको बोलते हैं जीवाश्म। सड़ गल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जीवाश्म, फॉसिल्स, यानी पेड़ पौधे और जीव। तो ऐसा ही क्या है दोस्तों, एक जीव है मिसोरस, ठीक है, मिसोसॉरस, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है खारे पानी के अंदर, ठीक है, और ये पाया भी कहा जाता है ब्राजील और जो अफ्रीका,
साउथ अमेरिका में तो ब्राजील में और अफ्रीका महाद्वीप में के प्रोविंस है साउथ अफ्रीका का महाद्वीप है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ब्राजील और अफ्रीका। तो अब ये बात समझ में आएगी क्योंकि 5-6 ऐसे उदाहरण होंगे जिससे ये बता सकते हैं कि हाँ ये पहले वाले समय में ऐसा होता होगा कि ये महाद्वीप पास पास थे, तभी इतने एविडेंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या बताया दोस्तों? एक इसके लिए कारण क्या है? अब ऐसी कोई चीज तो है जो इनको अलग अलग कर रही है, ऐसे तो है नहीं कि अपने आप अलग हो जाए। तो वो फोर्स क्या है, वो बल क्या है? ठीक है, यानी बल क्या है जो इन महाद्वीपों को अलग कर रही है। तो बल के बारे में बताया दोस्तों। पहला है पोलर फ्लिंग फोर्स। पोलर फ्लिंग फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय फ्लिंग। हिंदी में भी इसको फ्लिंग ही बोलते हैं दोस्तों, बल। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये होता है दोस्तों, जो पृथ्वी है वो भूमध्य रेखा के ऊपर थोड़ी सी उभरी हुई है, यानी उसका जो त्रिज्या है वो मध्य रेखा पर वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोल, यानी ध्रुवों के कंपैरिजन में उसकी जो रेडियस है वो पोल उसके ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर ज्यादा होती है। तो पृथ्वी पर जब घूमती है तो उसके घूर्णन के कारण क्या होता है कि पोल की तरफ एक फोर्स लगता है जो क्या करता है कि जैसे ये है तो इनको अलग अलग कर रहा है। ठीक है, ये जो दो हिस्से थे इनको अलग अलग कर रहा है। पृथ्वी घूमती है घूर्णन के कारण, यानी अर्थ के रोटेशन के कारण पोलर फ्लिंग फोर्स लगता है। ठीक है, अर्थ रोटेशन के कारण यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण पोलर फ्लिंग फोर्स लगता है जो इन हिस्सों को अलग अलग करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा आपका है दोस्तों टाइडल फोर्स, यानी टाइडल फोर्स, ज्वार भाटीय बल। ज्वार भाटीय बल क्या होता है? यानी समुद्र के अंदर जब ज्वार भाटा आता है, ठीक है, तो उसके जो फोर्स है, उसका बल है, उसके कारण क्या हो गया दोस्तों? ये जो महाद्वीप है वो अलग अलग हो गए। ठीक है, ज्वार भाटा कब आता है दोस्तों? ज्वार भाटा आता है योगासन, योगियार, योगम। तो इन कंडीशन में जब ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा दिन में 2 या 4 बार आता है। ठीक है, जब अर्थ और सन और मून एक लाइन में हो या फिर इस प्रकार हो, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? अर्थ, सन और मून के बीच में जो उनकी स्थिति है ना, उसके ऊपर ज्वार भाटा की पोजीशन है वो डिपेंड करती है। यानी टाइड की पोजीशन है वो डिपेंड करती है। एक बार ज्वार भाटा ऊपर चढ़ जाता है, एक बार नीचे गिरता है। ठीक है, तो वो स्थितियां हम आगे जब ओशन का जो पार्ट है वो अच्छे से पढ़ेंगे तब बता देंगे। यहाँ पर सिर्फ आप ये देखिए कि पोलर फ्लिंग फोर्स और ज्वार भाटीय बल के कारण क्या बताया गया था कि महाद्वीप अलग अलग हुए। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटी सी थ्योरी और पढ़ लेते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया कि नहीं, ये जो दो फोर्स हैं, ये बल हैं, वो इतने ताकतवर नहीं है कि जो महाद्वीप हैं उनको अलग कर सके। दूसरा क्या है? दूसरी थ्योरी आती है दोस्तों कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं इसको संवहन प्रवाह थ्योरी, प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन का सबसे पहले तो कन्वेक्शन यानी संवहन का मतलब समझिए। ठीक है, कन्वेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं संवहन। अब संवहन का मतलब ये होता है कि जब ऊर्जा है यानी उष्मा है या
हीट है, हीट को क्या बोलते हैं दोस्तों? उष्मा। जब उष्मा एक क्षेत्र से, ठीक है, यानी ये क्षेत्र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर तरफ प्रवाहित होती है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और यह प्रवाहित कैसे होती है दोस्तों? यानी एक टेम्परेचर क्षेत्र, यानी एक तापमान क्षेत्र से दूसरे तापमान क्षेत्र में की तरफ प्रवाहित होती है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन। इंग्लिश में टेम्परेचर तापमान क्षेत्र को क्या बोलेंगे दोस्तों? टेम्परेचर जोन। ठीक है, यानी जब उष्मा या हीट एक तापमान क्षेत्र से दूसरे तापमान क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती है तो उसको क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन यानी संवहन। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है दोस्तों कन्वेक्शन करंट। क्या होता है? ठीक है, कन्वेक्शन करंट क्या होता है? ठीक है, कन्वेक्शन करंट होता है दोस्तों यानी संवहन प्रवाह होता है जब द्रव्य के साथ ऊर्जा प्रवाहित होती है किसी एक विशेष दिशा की तरफ तो उसको बोला जाता है कन्वेक्शन करंट। यानी जब फ्लूइड फ्लो होगा, यानी क्या होगा? फ्लूइड एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर जाएगा तो उसके साथ जो ऊर्जा जाएगी उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, एक क्षेत्र से दूसरी तरफ, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है, ऊर्जा या धारा, ठीक, ऊर्जा की धारा प्रवाहित होती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। अब ये थ्योरी क्या बोलती है दोस्तों? देखो, ये अर्थ है, अर्थ का ये ऊपरी भाग हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है दोस्तों? इसके नीचे है ये क्रस्ट है हमारी। ये क्या होगी? क्रस्ट। ये क्या होगा? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है दोस्तों? जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है, ठीक है, जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है और किस फॉर्म में होता है दोस्तों? लिक्विड यानी द्रव की फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। अब ये एस्थेनोस्फीयर है, ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये क्या करेगा? जो ऊपर वाली जो क्रस्ट की लेयर है, क्रस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? भूपर पट्टी। ठीक है, जो भूपर पट्टी की लेयर है, परत है, उसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार साफ करके दोबारा से बनाता हूँ बड़ा, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। आगे बात सुनिए, ये हो गया एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अब ये क्या करेंगे दोस्तों? ये जो एस्थेनोस्फीयर हो गया दोस्तों, तो ये इसके अंदर क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स है, किस वजह से लगेगा? वो फोर्स लगेगा दोस्तों जो डेंसिटी का यानी उसका घनत्व है, यानी घनत्व में बदलाव के कारण क्या होगा? जो पदार्थ है एस्थेनोस्फीयर के अंदर वो क्या होगा? रीएडजस्ट होना स्टार्ट होगा, यानी कुछ इस तरह से जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर क्या होगा? इस तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही क्या होगा दोस्तों? ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों? इसकी धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब कोई करंट क्या है? हो सकता है वो
इस तरह से जाके और इस तरफ घूम गया, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, जो ऊपर वाली क्रस्ट है यानी ये जो हिस्सा है, ये एक दूसरे को, इस हिस्से को क्या करेगी, अपने साथ इस साइड ले जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये क्या करेगा, ये जो हिस्सा बच गया, ठीक है, ये होगा 1 2। तो ये 1 वाला पार्ट है, ये इस तरफ जा रहा है मेरी राइट साइड, तो ये क्या करेगा, राइट साइड ले जाने की कोशिश करेगा जो 1 वाला पार्ट है। और ये किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ लेके आएगा। तो ये इस साइड राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, तो क्या हुआ, इस ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इसके अंदर से क्या हुआ, एक द्रव्य निकलेगा, द्रव्य निकलेगा, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मैग्मा। बारह अंदर क्या होता है, मैग्मा, और बारह क्या बन जाता है, लावा। वो लावा 12 आएगा और किसकी फॉर्म लेगा, फिर पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, लावा के कारण पर्वत बनते, ठीक है, या फिर लावा माउंटेन बोलते हैं उनको। तो लावा माउंटेन, लावा पर्वत बनते हैं, तो उनको समुद्र के अंदर क्या बोला जाता है दोस्तों, रिज बोला जाता है, ठीक है, रिज बोला जाता है, ठीक है। समुद्र के अंदर उनको क्या बोला जाता है, रिज। अब ये देखो, ये बड़ा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा इस साइड जा रहा है। अब ये देखो, ये कुछ इस तरफ से आ रहा है, तो ये जो हिस्सा है 3 वाला, ये किस साइड जाने की कोशिश करेगा, ये भी इस साइड और ये भी इस साइड, ठीक है। तो इनमें से एक हिस्सा देखिए, साइड देख लो, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो ये 3 वाला क्या करेगा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। 3 वाला है वो क्या करेगा, इसके नीचे की तरफ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ धस जाएगा, फिर इसके नीचे जाने से क्या होगा, ये नीचे की तरफ धसेगा, तो इसके कारण जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रेंच। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गर्त, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गर्त। जैसे मारियाना ट्रेंच है, तो वो ट्रेंच किस प्रकार बनती है, जो ये करंट है, कन्वेक्शन करंट है, संवहन प्रवाह है, ये क्या करेगा, जो ऊपर वाला, जो क्रस्ट वाला ऊपर पट्टी है, उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। और अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा दोस्तों, या तो वो जो ऊपर वाली ऊपर पट्टी है उसको एक दूसरे से दूर लेके जाएगा, या फिर पास लेके आएगा। दूर लेके जाएगा तो क्या होगा, एक कैविटी बन जाएगी, यानी एक खाली हिस्सा बन जाएगा। उस खाली हिस्से से क्या आएगा, नीचे से मैग्मा आएगा, 12 के क्या बन जाएगा, लावा माउंटेन। दूसरा क्या है, अगर वो पास आएंगी तो एक जो ऊपर वाली हमारी क्रस्ट है एक साइड की, नीचे की तरफ धस जाएगी, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सबडक्शन जोन, इंग्लिश में बोलते हैं सबडक्शन, सबडक्शन जोन। यानी इस क्षेत्र के अंदर जो एक साइड की क्रस्ट है वो नीचे की तरफ धस जाएगी, दूसरी उसके ऊपर आ जाएगी, और बीच में क्या बचेगा, बन जाएगा एक छेद सा बन जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। और ये छेद या फिर ये गर्त मतलब बहुत गहरा हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जब ये दूर दूर जाएंगे तो क्या बनेगा, रिज बनेगा। इसको महासागरीय पर्वत या फिर इंग्लिश में कटक बोलते हैं शायद, ठीक है, सॉरी हिंदी में कटक बोलते हैं, या फिर महासागरीय पर्वत भी बोलते हैं जिया। तो इस प्रकार से महासागर के अंदर पर्वत बनते हैं और ट्रेंच बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात सुनिए, ये वाला जो पार्ट है इसको यहीं तक रखेंगे। इसके बाद आगे एक और थ्योरी आएगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, उसको अगली क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।